गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा भूमि विधियाँ के आगे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। उसी क्रम में हमने धारा 5 को सेक्शंस देखे थे, कृषि, कृषि वर्ष, काश्तकार क्या होता है। इसी क्रम में आज हम जारी रखते हुए नई परिभाषा देखते हैं। धारा 5 में जो अगली परिभाषा है वह है फसल। फसल किसे कहते हैं, फसल में क्या सम्मिलित है, सुनेंगे एक बार। फसलों में क्या सम्मिलित है? छोटे वृक्ष, झाड़ियां, पौधे तथा बेलें, जैसे गुलाब की झाड़ियां, पान की बेलें, मेहंदी की झाड़ियां, केले तथा पपीते सम्मिलित हैं। लेकिन इसमें चारा व प्राकृतिक उपज सम्मिलित नहीं है। देखें, इसमें फसलों में झाड़ियां किसकी? गुलाब की झाड़ियां, मेहंदी की झाड़ियां, पान की बेलें, छोटे वृक्ष या छोटे पौधे, पपीते के पेड़ पौधे आदि सम्मिलित हैं फसल में। लेकिन चारा और प्राकृतिक उपज, चारा और जो प्राकृतिक उपज है फसल में सम्मिलित नहीं है। आगे की देखते हैं। भूमि जो है उपवन भूमि, आगे की परिभाषा हम देखते हैं। उपवन भूमि, जैसा ही नाम से पता लग रहा है, उपवन मतलब वन की भूमि, बाग भूमि। भूमि का ऐसा टुकड़ा या खंड जिस पर वृक्ष इतनी संख्या में लगे हैं। भूमि का टुकड़ा जिसमें वृक्षों की संख्या इतनी है, कि अन्य किसी कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में लेने में नहीं आ सकती। भूमि का ऐसा टुकड़ा जहां पर वृक्षों की संख्या इतनी है कि अन्य कृषि के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। कृषि के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता, या बड़े होने पर ऐसी भूमि को रोकेंगे। ऐसे वृक्षों के समूह को बाग या वन कहा जाएगा, और ऐसे वृक्षों के समूह से आच्छादित जो भूमि होगी वह बाग भूमि कहलाएगी। भूमि का ऐसा टुकड़ा या खंड, ध्यान से सुने, भूमि का टुकड़ा या ऐसा खंड जिस पर वृक्ष इतनी संख्या में लगे हों कि वे उस भूमि को अन्य किसी कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में लेने से रोकते हैं या बड़े होने पर रोकेंगे। ऐसे वृक्षों के समूह को बाग वन कहा जाएगा, और वृक्षों के समूह से आच्छादित भूमि बाग भूमि कहलाएगी। इसी क्रम में आगे धारा 5 की जोत क्षेत्र या भूमि क्षेत्र के एक या अधिक खंडों से है, जो किसी एक व्यक्ति द्वारा एक पट्टे, बंधन या बॉन्ड या अनुदान के अधीन धारित समस्त भूमि खंड, चाहे कहीं भी अलग अलग जगह पर स्थित हो, वो सभी उस व्यक्ति की एक जोत माने जाएंगे। जहां अधिकतम सीमा की गणना करनी हो, वहां किसी एक व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन धारित समस्त भूमिखंड, चाहे वे राजस्थान में कहीं भी अलग अलग जगह पर स्थित हो, वह स्वयं जोतता हो, किराए पर या शिकमी किराए पर देता हो, उस व्यक्ति की एक जोत मानी जाएगी। और जहां ऐसी जोत एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित की जाती है, जो प्रत्येक का हिस्सा है वह उसकी जोत माना जाएगा, चाहे वास्तविक विभाजन नहीं हुआ हो। अभी हमने पढ़ी जोत की परिभाषा। ऐसा जहाँ भूमि क्षेत्र अलग अलग जगह पर स्थित है और समस्त भूमिखंड जोत माने जाएंगे, ये अभी हमने पढ़ी। इसी क्रम में
धारा इजरा। इजरा क्या होता है? ठेका। इजरा देखें, लगान की वसूली के लिए दिए गए फॉर्म या पट्टे से है वह क्षेत्र जिसके संबंध में इजरा या ठेका कहा या दिया जाता है वह ठेका क्षेत्र कहलाता है, और व्यक्ति जिसके संबंध में इजरा या ठेका दिया जाए वह इजरादार ठेकेदार कहलाएगा। लगान की वसूली के दिए गए फॉर्म इजरा, लगान की वसूली के लिए दिए गए क्षेत्र को इजरा या फॉर्म कहते हैं। लगान की वसूली दिए गए क्षेत्र या। आगे देखते हैं गोचर भूमि। गोचर भूमि बहुचर भूमि, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है। गोचर भूमि चारागाह या चराई का स्थान, चराई का स्थान या चारागाह भूमि। ऐसी भूमि जो गांव के पशुओं को चराने के उपयोग में लाई जाती है चारागाह भूमि है, और जो इस अधिनियम के अधीन या प्रारंभ के समय बंदोबस्त अभिलेख में चारागाह रूप में दर्ज कर दी गई है वह चारागाह भूमि कहलाती है। आगे देखते हैं भूमिहीन व्यक्ति। भूमिहीन व्यक्ति भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि नहीं है। कैसे? देखो, एक व्यावसायिक कृषक से है जो स्वयं भूमि काश्त करता है अथवा जिससे युक्तियुक्त रूप से भूमि जोतने की आशा की जा सकती है, परंतु उसके स्वयं के नाम से अथवा अपने संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम से भूमि नहीं है अथवा न्यूनतम क्षेत्र से कम भूमि है, वह भूमिहीन व्यक्ति कहलाएगा। ध्यान से देखें, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं काश्त करता है लेकिन अपने नाम से कोई भूमि नहीं है उसके पास और सदस्य के नाम से भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भूमिहीन कहलाएगा। इसी क्रम में आगे की परिभाषा भूमि, काफी लंबी परिभाषा है, ध्यान से सुने इसको। ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजनों या उसके अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए या बाग भूमि या गोचर भूमि के लिए पट्टे पर दी जाती है। भूमि कौन सी है? गोचर है, बाग भूमि है या कृषि प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी जाती है। दोबारा सुने, ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजनों या उसके अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए बाग भूमि या गोचर भूमि पट्टे पर दी जाती है, किसी व्यक्ति द्वारा धारित की जाती है। इस अधिनियम के संदर्भ में भूमि है, इसमें ऐसी भूमि भी सम्मिलित है जो किसी जोत पर स्थित मकानों या पहाड़ों के तल की भूमि या जल से ढकी हुई भूमि। इसमें ऐसी भूमि भी सम्मिलित है जो मकान या पहाड़ों की भूमि या जल से ढकी हुई भूमि जो सिंचाई करने या सिंगाड़ा या ऐसी अन्य कोई फसल पैदा करने के उपयोग में लाई जा सके। इसमें भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे, फसलों से लाभ आदि भूबद्ध वस्तुएं अर्थात जिसकी नींव या जड़ें धरातल में स्थापित हों, झाड़ियां या कोई भवन या कुआं व किसी भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से आवृत वस्तुएं अर्थात जो किसी स्थायी निर्माण से जुड़ी हो, जैसे कुएं पर कोई मशीन स्थायी फाउंडेशन भरकर स्थापित की गई हो, हटाई ना जा सके, भी शामिल है, किंतु इसमें आबादी भूमि सम्मिलित नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजनों या उसके अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए या बाग भूमि या गोचर भूमि पट्टे पर दी जाती है या किसी व्यक्ति द्वारा धारित की जाती है, इस अधिनियम के संदर्भ में भूमि है। इसमें ऐसी भूमि भी सम्मिलित है जो किसी जोत पर स्थित मकानों या पहाड़ों के तल की भूमि या जल से ढकी हुई भूमि जो सिंचाई करने, सिंगाड़ा या ऐसी अन्य पैदावार के उपयोग में लाई जा सके। इसमें भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे, फसलों के लाभ, फल आदि भूबद्ध वस्तुएं अर्थात जिसकी नींव या जड़ें धरातल से स्थापित हो, जैसे वृक्ष, झाड़ियां या कोई भवन या कुआं व किसी भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से आबद्ध वस्तुएं अर्थात जो किसी स्थायी निर्माण से जुड़ी हुई हो, स्थायी निर्माण से जुड़ी हुई हो, जैसे कुएं पर मशीन फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई हो, वहां हटाई ना जा सके, सम्मिलित है। आगे इसी क्रम को हम जारी रखते हुए धारा नए लेक्चर में पढ़ते हैं।